हे एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज की वीडियो में आपकी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। आप सबने कहा था मैम क्लास 8 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 जो आपने पढ़ा दिया है, इसके नोट्स प्लीज आप जल्दी से दे दीजिए। तो आज हम इसकी वीडियो में इसके नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो भी यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपके, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कुछ चीजें आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, हर वो चीज हम यहाँ पे कवर अप करने वाले है। एंड आपका चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। इसके हम लोग जो भी हम लोग को किस तरीके से पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है ये चीज। आप लोगों ने ब्रिज कोर्स भी देखा हुआ है मेरा। सबसे पहले यहाँ पे आपका टॉपिक है व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, कि आखिर एक रिसोर्स कब बनता है, एक रिसोर्स कब बनता है, उसके लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज पढ़ेंगे उसमें। अच्छा, एक चीज और, जरा पहले मैं एक बार डॉक्यूमेंट मुझे ओपन करना है आप लोगों के लिए। अरे हो जा। हाँ ठीक है। इसमें जो हमने ये वाले नोट्स दे रखे, मैं एक बार इस वाले को भी ओपन कर लूं, बिकॉज यहाँ से भी आपको मुझे कुछ एक दो चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को करवानी है। तो आप लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इट इज ठीक है। चलो, अब हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों को बच्चों यहाँ पर पढ़ना है रिसोर्स, कि आखिर एक रिसोर्स क्या होता है, एक रिसोर्स क्या चीज होती है, कब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिसोर्स बनता है। प्लीज आप लोग एक बार, जो इसकी प्रीवियस वीडियो रही है जहां पे हम लोगों ने चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करा है, एक बार आप लोग उस वाले वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, ताकि आप लोगों को एक बार ब्रीफ में डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीजें हैं, कैसे है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर को ब्रीफ में कवर अप करते हैं, डिटेल में नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ एक इस तरीके से पढ़ते हैं कि अगर बच्चों ने वो वाली वीडियो पे नहीं देखी है और एग्जाम टाइम पे इस वाली वीडियो को भी देख रहे हैं, तब भी उनका अच्छे से कवर अप हो जाएगा। नोट्स आप लोग पढ़ लेना, जो भी आप लोगों को है या पता, आप कहाँ मिल जाएंगे, आप लोगों को ये चीज पता ही है। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे बच्चा आपका रिसोर्स क्या होता है, कोई भी चीज है वो रिसोर्स कब बनती है। आपको पता है, एक मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ पड़ा हुआ है, अगर वो ह्यूमन के किसी भी काम नहीं आ रहा, ह्यूमन की किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो रिसोर्स नहीं बनेगा। यानी कि रिसोर्स कब हुआ? कोई भी चीज है जब वो किसी भी तरीके से किसी भी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ये तो बहुत एक सिंपल डेफिनेशन हुई कि हाँ जी रिसोर्स क्या होता है। पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप है, टीवी है, रिमोट है, आपका फोन है, हर एक चीज क्या है वो आपका रिसोर्स है। लेकिन अब देखो, आपका इसमें कुछ तीन कंडीशंस एडेड है, तीन सिचुएशंस यहाँ पे एडेड है। प्रोवाइडेड दैट, क्या चीजें होनी चाहिए? पहली बात कि वो जो रिसोर्स है वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो उस तक पहुंच सके। एसेसिबल का मतलब क्या होता है? उस तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि रिसोर्स वो मान लो 10 किलोमीटर, हमने एग्जांपल देखा था कि मान लो जो माइन है, मान लो हमको पता है कि आयरन ओर हमको मिलना है, बहुत सारा मिलना है, लेकिन वो जो आयरन ओर है वो 10 किलोमीटर नीचे है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक 7-8 किलोमीटर पहुंच पाती है नीचे अंडरग्राउंड, हम लोग उतना पहुंच नहीं पा रहे। तो वो जो आयरन का ओर है वो पड़ा रहेगा एज इट इज, हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं होगा, बिकॉज हम उसको रीच नहीं कर पा रहे, हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है। दूसरी बात कि वो जो रिसोर्स हो बच्चा वो आपका इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है? कि प्रॉफिटेबल है वो हमारे लिए, कि अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मेरा खर्चा ही खर्चा हो जाए बस और मुझे कोई प्रॉफिट ना हो। तो क्या होना चाहिए कि वो जो रिसोर्स है हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, वो जो चीज है, चाहे उसको प्रोडक्शन करना उसका, चाहे उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तब वो रिसोर्स होगा। और तीसरी कंडीशन है बच्चा आपकी वोकल्स वाली एक्सेप्टेबल, कि सोसाइटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। क्या ड्रग्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है। इज इट अ रिसोर्स? नो, इट इज नॉट अ रिसोर्स। ठीक है, जो ड्रग्स जो ऐसा होता है गांजा एक्सेट्रा बहुत ज्यादा चीज होती है, उसकी बात कर रही हूँ कि सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करे। ये बात समझ में? तो रिसोर्स क्या हुआ? हर वो चीज जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे, प्रोवाइडेड दैट हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच सके, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, प्रॉफिटेबल हो हमारे लिए, और हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। वाटर है, एयर है, सॉइल है, कोल, पेट्रोलियम, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब क्या है बच्चा? आपके रिसोर्स है। अच्छा, अब देखो, ये अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का, कि बेसिक क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा जस्ट बताने के लिए ऐड करा है। आपको पता है, एक आपके होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, एक आपके होते हैं बच्चा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और एक आपके होते हैं खुद ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कि जो भी चीज हमको नेचर में मिल रही है, जो भी चीज हमको नेचर ने दी है, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, एयर एक्सेट्रा, एनीथिंग, वो सब क्या है? जो भी हमको नेचर ने दिया है वो सब क्या है हमारे पास? नेचुरल रिसोर्स। लेकिन जो ह्यूमंस ने बनाया है, टीवी, लैपटॉप, फोन, ग्लोब, टेबल, चेयर, हर वो चीज जो हम ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, वो क्या है? आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। और ह्यूमन खुद एक रिसोर्स कैसे है? मैं कह रही हूँ ह्यूमन खुद एक, मैं आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपके भाई, हम सब क्या है? हम लोग खुद एक रिसोर्स है। अब हम लोग रिसोर्स कैसे हो गए? पहली चीज, क्या हम अपनी किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब एक चीज सोचो, जितनी भी टेक्नोलॉजी है,
जो बनाई है, जो भी रिसोर्स जो ह्यूमन मेड है, या जो भी हम माइनिंग करते हैं, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, सब हम करते हैं। अगर ह्यूमन ब्रेन ना होता, अगर ह्यूमन बीइंग ना होते, तो क्या हम वो काम कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपका ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग खुद, एनिमल्स क्या कर पाते हैं ये काम? टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर करना, ये सब कर पाते हैं। प्लांट से हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन हम कर कौन रहा है? हम लोग करवा रहे हैं उनसे। प्लांट्स में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको निकालते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे, फिर उसमें और फसल बोएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो बेसिकली काम कौन कर रहा है? हम ह्यूमन, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। तो ये सारे ही रिसोर्स तब किसी काम के हैं जब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, तो ह्यूमन बीइंग अपना दिमाग लगा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब देखो बात करूं अगर मैं, आपने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब इस नेचुरल रिसोर्सेज की आपके पास बच्चा दी गई है कुछ आपकी कैटेगरीज। अब इस कैटेगरीज की हम लोग यहाँ बात करेंगे। पहली बात यहाँ पे है रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप लोगों को लाइन समझ में आ गई है, जीने के लिए बहुत जरूरी है। खाना, पानी, ये हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एयर है ना, ये हमारे जीने के लिए जरूरी है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम लिविंग बींग्स, अब देखो जब भी वर्ड आपके पास लिविंग बींग आए, प्लीज आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग को कंसिडर मत करना, बल्कि इसमें एनिमल्स भी आते हैं, बल्कि इसमें प्लांट्स भी आते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर आ रही है। लिविंग बींग है जो सांस ले सकते हैं। तो एक इसमें होता है, आप लोगों ने आई थिंक पहले सुना होगा, एक होता है बायोटिक रिसोर्स, ठीक है, और एक होता है बच्चा आपका एबायोटिक रिसोर्स। अब देखो बायोटिक, जब भी ये बायो वर्ड लग जाए किसी के आगे, जैसे बायोस्फेयर है, बायो कहीं भी लग जाए, तो समझो जो भी हमको नेचर से मिल रहा है दैट इज कॉल्ड बायो। तो बायो से आ रही है वो चीज। लेकिन अगर सिर्फ बायोटिक है, मतलब नेचर में होने वाली वो चीजें जो सांस ले सकती है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, हम लोग आएंगे बायोटिक में। लेकिन जो ए बायोटिक, अगर ए वर्ड लग गया, यानी कि नेचर से मिल रही है, बिकॉज बायो लग रहा है आगे वर्ड, लेकिन वो एबायोटिक यानी कि नेचर से मिलने वाली वो चीजें जो सांस नहीं ले सकती है, रॉक्स, मिनरल्स, एयर, वाटर, सॉइल, हर वो चीज, वो सब क्या आपके एबायोटिक रिसोर्स है। तो यहां से मैंने आपको हल्का सा लिविंग बींग वाला ये वाला पार्ट होगा, मैंने आप लोगों को इसका बता दिया। एबायोटिक रिसोर्स को कभी भी, या लिविंग बींग्स को, नॉन लिविंग बींग्स को कभी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जो साइंस में होता है उससे रिलेट मत करना। नॉन लिविंग थिंग तो आपकी टेबल चेयर ये भी हो गई, लेकिन ये हमको नेचर से नहीं मिला है, तो इसको हम एबायोटिक में काउंट नहीं करते हैं। ये बात हल्की से याद रखना। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि नेसेसरी है हम लोगों की, ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए, लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए। हमको बेसिक यहाँ से नीड मिलती है, हमारे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, खाना एक्सेट्रा, ये सब चीज हमको मिलते हैं, जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब बेसिकली। सेकंड देखो बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एक यहाँ पे एनर्जी के, एक यहाँ पे पहले मटेरियल्स के रिसोर्सेज। अब मटेरियल्स कौन से? बेसिकली वही रिसोर्सेज जो कि हम लोगों ने प्रोड्यूस करे, जो हम लोगों ने बनाया। बेसिकली मान लो कह सकती हूँ आपके जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है काइंड ऑफ वो। तो हमने कहा कि वो मटेरियल्स, अब मटेरियल्स यानी कि फिजिकल हमें चीज दिख रही है, हम पकड़ पा रहे हैं एक्सेट्रा। तो मैं कह रही हूँ वो रिसोर्सेज जो हमें रॉ मेटीरियल यानी कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं अलग अलग गुड्स बनाने के लिए। फॉर सपोज कॉटन, कॉटन क्या है, हमने उसको प्रोड्यूस करा, लेकिन कॉटन अभी कच्चा माल है। अभी इस कच्चे माल को हम जो मशीन में डालेंगे, इससे हमारा जो कपड़ा बन के निकलेगा, समझे? इसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, कि अभी वो कच्चा माल है, अभी पक्का नहीं है, अभी वो यूज करने के लिए बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है, उसको प्रोड्यूस करना है आयर मशीन्स में। हम कॉटन को लेंगे, उसकी स्पिनिंग करेंगे, स्पॉइंग करेंगे, यार्निंग करेंगे एक्सेट्रा, सब कुछ करेंगे उसका, तब जाके जो है कपड़ा बनेगा। इस कपड़े पे जो हम जो है फिर शर्ट बनाएंगे, शर्ट को हम डाई करेंगे, ये सब चीजें हम जो है करेंगे, तब जो है वो जो चीज होगी हमारी, शर्ट है, टॉप है, स्कर्ट है एक्सेट्रा, एनीथिंग, वो जो है यूज करने लायक बनेगा। तो अभी हम कह रहे हैं वो रिसोर्स जो कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं अलग अलग गुड्स को बनाने के लिए, टूल्स को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये सब जो है क्या होंगे आपके रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। आगे देखो बात करोगे एनर्जी के रिसोर्सेज। एनर्जी के रिसोर्सेज यानी कि क्या, जिसको ऐसे रिसोर्सेज जिसमें हम मशीन्स को रन कर सके, हम किस चीज को चला सके, व्हीकल को रन कर सके, वो आपके क्या एनर्जी रिसोर्सेज है। हम ट्रांसपोर्ट चला सके, हम खाना बना सके, हम कोई काम कर सके, हम मशीन चला सके। अब चाहे वो रिन्यूएबल हो और चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो। अभी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होता है आगे पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने कहा वो रिसोर्सेज जिससे हम कोई मशीन चला सके। अब देखो एनर्जी की बात करिए, एनर्जी के रिसोर्सेज के नाम से आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। एलपीजी, सीएनजी, हम क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे रिसोर्सेज जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना,
तभी जो है फिर इस एनर्जी से हम बर्न करेंगे और तब जो है हमारी लाइट, जो भी लाइट होगी या जो भी हमारा स्टोव होता है वो सब जो बर्न हो पाएगा, जल पाएगा। तो सनलाइट हो गया, सनलाइट से क्या बनेगी हमारी सोलर एनर्जी। विंड से क्या बनेगी, विंड एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है आपके फॉसिल फ्यूल्स है। जब इनको हम बर्न करते हैं इससे हमारी क्या निकलती है, एनर्जी। ये बात समझ में? तो ये आपके क्या है बच्चा, आपके रिसोर्सेज फॉर एनर्जी है बेटा। आगे देखो आपके दो वर्ड यहाँ पे दिए गए, एक आपका है रिस्टोरेशन, एक आपका है रीजनरेशन। इन दोनों का जरा मतलब समझना। रिस्टोरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मान लो आपने जो है नेचर में, आप जो किसी फॉरेस्ट में गए, आपने किसी पेड़ को काट दिया, आपने डैमेज करा उसको, आपने उसको खराब करा। अब जब आप ही उसको ठीक करने में उसकी हेल्प करो, आप उस पर दोबारा जो है जाके प्लांट लगाकर आ रहे हो ताकि दोबारा से वो ठीक हो सके, आप उसको रीस्टोर कर, दैट इज कॉल्ड बेटा आपका रिस्टोरेशन। जहां पे ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमने नेचर को खराब करा है तो हम ही उसको ठीक करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। हम वहां प्लांट्स लगा रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं ताकि रिस्टोर हो सके, वो रिकवर हो सके, तब उसे हम कहेंगे आपका रिस्टोरेशन। लेकिन नेचर जो है खुद खराब हुई, कोई पेड़ खुद ही गिर गया, खुद ही वो पेड़ गिरकर वो डिकम्पोज हो गया, वो ऐसा हो गया, वो बैक्टीरिया ने उसको आकर वो करा, वो फिर जो उसका वो जो बच्चा आपका मेन्योर वगैरह वो जो है खुद ही मट्टी में मिल गया, वहां पे खुद ही जो एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो गया, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड बच्चा आपका रीजनरेशन। हमने क्या बोला कि जब हम कुछ करें, ब्रिंगिंग बैक, हम लोग जो उसको ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए उसको हेल्प करें, जब हमने उसको डैमेज कर दिया है तब उसे हम कहेंगे आपका रिस्टोरेशन। क्या कहा हमने उसको, रिस्टोरेशन। लेकिन रीजनरेशन क्या है, जब नेचर खुद अपने लिए एक नई जिंदगी क्रिएट करे, अपनी नई कंडीशन जो है क्रिएट करे जीने के लिए, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड बच्चा आपका रीजनरेशन। मैंने कहा कोई प्लांट है यहाँ पे, उसकी पत्तियां जो है गिर जाती है एक मौसम में आके, ऑटम का मौसम आएगा सब गिर जाएगा, रेनी मौसम है काफी चीजें उस टाइम गिर जाए, बाल भी झड़ते हैं, सब चीजें होती है। जब वो दोबारा से खुद ही रिकवर हो, नेचर ने जो है अपना फॉरेस्ट था, पत्तियां गिरी, अब वो खुद ही रिकवर हो रही, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे, ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है, तब उसे हम कहेंगे बच्चा आपका रीजनरेशन। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके दो वर्ड्स होते हैं, रिस्टोरेशन और ये आपका होता है रीजनरेशन। जहां पे हम लोग यहाँ पे कुछ करते हैं, डन बाय पीपल टू फिक्स नेचर, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नेचर यहाँ पे खुद करती है, हील करती है खुद को दोबारा से ग्रो करने के लिए। समझ में आया जी? अब देखो हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिया कि नेचर जो है रिसोर्स कब बनता है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैटेगरीज कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स के, हम इसको कवर कर चुके हैं, हमने ये सारे पार्ट्स देख लिए इसके। अब हम बात करेंगे, देखो हमने रिस्टोरेशन देखा, हमने रीजनरेशन देखा, अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। ठीक है जी, चलो उससे पहले देखो यहाँ पे एक वर्ड आपका आएगा इकोसिस्टम, इसी वाले पार्ट में आएगा, इसको समझ लो क्या होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज बेसिकली अ कम्युनिटी, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल। लिविंग बींग बोला तो मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं विद किसके साथ, जो नॉन लिविंग बींग्स हैं आपके। अब नॉन लिविंग बींग्स यानी कि एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, इन सबके साथ, इन सबका जो आपस में इंटरकनेक्शन है। आपको पता है ये चीज कि जो प्लांट्स होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो लोग जो है O2 को प्रोड्यूस करते हैं, पता है आप लोगों को। वो जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम ह्यूमन बींग्स और हम एनिमल्स जो है हम उसको इनहेल करते हैं। और हम दोनों के दोनों ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जिस CO2 को एक्सहेल करते हैं, अब CO2 को हम लोगों ने निकाला, इस CO2 को ये लोग जो है इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। क्या हो रहा है, तो ये क्या एक इंटर कनेक्शन चल रहा है। प्लांट जो खाना उगाते हैं उस खाने को हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं, हम एनिमल्स खाते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रो करने के लिए उनको, एनिमल्स को खाने में ह्यूमन बींग्स हेल्प करते हैं, क्योंकि एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए तो वो भी खाते हैं, हालांकि इट्स नॉट दैट मच गुड, तो मैंने उस पर कोई भी बात नहीं करूंगी मैं। तो क्या चीजें हो रही आपस में, सब जो है काफी इंटरकनेक्टेड है बच्चा आपका। तो ये सब क्या है आपका बेटा, दैट इज कॉल्ड इको सिस्टम, जहां पे ये सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये तो हुआ लिविंग बींग्स का आपस में, अब ये सभी नॉन लिविंग बींग्स के साथ कैसे कर रहे हैं भाई। प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को पानी चाहिए, पानी कहां से आ रहा है, नॉन लिविंग बींग। हम लोगों को रहने के लिए लैंड चाहिए, सॉइल चाहिए, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल चाहिए, वो कहां से आ रही है, आपका नॉन लिविंग बींग है। हम लोगों को पानी चाहिए, वो क्या है, नॉन लिविंग बींग है। तो क्या हो रहा है, ये सब जब आपस में एक एरिया में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड बच्चा आपका इको सिस्टम। समझ में आया जी? नेक्स्ट देखो बात करते हैं हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात भाषा में, रिन्यूएबल के नाम से पता चल रहा है जो रिन्यू होने के लायक हो, एबल हो, यानी कि अगर कोई रिसोर्स है वो खत्म हो गया है, अगर एग्जॉस्ट हो गया है, तो वो जल्दी से रिन्यू हो सके, यानी कि जल्दी से रिप्लेनिश हो सके, जल्दी से रिन्यू हो, वापस फटाफट से आ जाए, 2 दिन 4 दिन 1 महीना ऐसे आ जाए, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड अ
रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जो कि जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकता। अगर वो एक बार खत्म हो गया, अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गया रिसोर्स, उसको दोबारा से बनने में लैक्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो उसको ढंग से यूज करो ना भाई, उसे खराब खत्म क्यों करना है उसको। ठीक है, समझ में आई ये चीज। जैसे हमने बोला है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मैंने देखो क्या बोला है कि नेचुरल रिसोर्स जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं और वो नेचुरली बहुत बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खुद ही जो है रिन्यू हो जाए, रिप्लेनिश हो सके, बहुत जल्दी हो सके। ठीक है, सोलर एनर्जी है, आपने आज जो है सन से एनर्जी ली, आप कल आओगे तब भी आपको सन जी मिलेंगे। भाई वो बात अलग है, बारिश हो गई तो आज नहीं निकले, कल नहीं निकले, परसों निकल जाएंगे, लेकिन आपको जो है फिर मिलेगी। हवा जो है कोस्टल एरियाज पे वो चल रही है तो वो चल ही रही है, वहां पे आप उस हवा से टरबाइन लगा के आप उस पर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो जनरेटर से कनेक्ट करके, फिर उसको बाद में जो अलग अलग डीसी वगैरह करके। तो वो चीजें क्या हो रही है, हमको ये सब क्या है आपके एनर्जी के नॉन आपके रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक आप इनको सस्टेनेबल तरीके से यूज करोगे। अब देखो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में सस्टेनेबल का मतलब है कि इस तरीके से यूज करना कि ना तो आप आज के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाओ, आज का एनवायरनमेंट जो बिल्कुल ठीक है, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी आप उसको बचा के रखो। दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल रिसोर्स। अब ये सस्टेन करने का कि आपको सस्टेन करके रखना है, उसको बचा के रखना है आगे वाली जनरेशन के लिए भी, और इस तरीके से यूज करो कि आज भी जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट और द फ्यूचर जनरेशन। कि जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर हो, जो डेवलपमेंट पेड़ लगा रहे हो आप, सपोज आप मॉल बना रहे हो लेकिन पेड़ों को काट के कर रहे हो काम, तो वो जो आगे लॉन्ग रन के लिए, वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये हुआ। फिर मैंने बोला बच्चा आपका नॉन रिन्यूएबल, जिनको जो है बहुत फिक्स अमाउंट में है वो, और उनको दोबारा से बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। खत्म अगर हो गए तो जल्दी से वो रिप्लेस भी नहीं हो सकते हैं अगर खत्म हो गए तो। आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल्स आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये अब देखो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जो कोल है, अब देखो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्यूल का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जिसको अगर हम बर्न करें, मतलब अगर उसको बर्न करें तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस, लाइट कुछ एनर्जी आपकी निकले, तो वो आपका है फॉसिल फ्यूल होता है, वो सिंपल। अब देखो अगर मैंने बोला है कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल का मतलब आई रियली होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता, भूल गए हो कुछ बच्चे, सिंपल सी भाषा में फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। फॉर सपोज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब ये मर जाते हैं, लेकिन इनकी डेथ हो गई, डेड हो गए, डेड होने के बाद वो डिके होता है, बैक्टीरिया वर्क करते हैं उससे बहुत लॉन्ग टर्म तक, जब जो ये प्रोसेस चलता है मिट्टी के अंदर दब दब कर, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। ये जो प्लांट्स है, ये जो एनिमल्स है, वो फॉसिल फ्यूल का रूप ले लेते हैं, वो कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का रूप यहाँ पे ले लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं आपका बच्चा फॉसिल फ्यूल। अब जो कोल होता है वो यूजुअली ऐसा मानते हैं, ऐसा है एक्चुअली, कि जो कोल है वो प्लांट से बनता है, जब प्लांट्स डिके हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उससे जो है कोल बनता है। और जब एनिमल्स डेड एंड डिके हो जाते हैं, इनसे जो आपका नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बनता है। ये कुछ चीजें जो बुक में नहीं है, लेकिन हाँ जब मुझे लगता है क्लास में कि हाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो ये चीजें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ। चाहे मिनरल्स है, चाहे मेटल्स वगैरह, हर वो चीज किसमें आ गई आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जो जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकती अगर खत्म हो गई तो। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आपके पास थे, इकोसिस्टम फंक्शन और इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो इकोसिस्टम फंक्शन का सिंपल सा मतलब है, जो भी आपका इकोसिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, जो भी है ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपका प्लांट्स है, जो आपके एनिमल्स है, कुछ भी यहाँ पर है, जब ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, बेसिकली लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज यहाँ पर कर रहे हैं। फॉर सपोज फॉरेस्ट है, वो क्या करता है, वो सॉइल इरोजन को बचाता है। जो फॉरेस्ट है वो एनिमल्स के लिए जगह देता है रहने के लिए, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सॉइल का वहां से बह जाना, सॉइल का खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है, तो जो फॉरेस्ट की जड़ें होती हैं, जो किसी भी ट्री की जड़ें होती है, वो उस मिट्टी को रोक के रखती है, उसको बहने या खराब होने नहीं देती है। तो फॉरेस्ट क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो सिंपल सी भाषा में क्या है, वो इकोसिस्टम का फंक्शन है, जो भी यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब यही फंक्शन किसी भी तरीके से ह्यूमन का बेनिफिट कर सके, ह्यूमन बींग्स के काम आ सके, उनका वहां से बेनिफिशियल हो सके, उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनका बेनिफिट हो सके, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड इकोसिस्टम की सर्विसेज, जो हमको वो दे रहे हैं अपने काम से। अब समझे, तो मैंने बोला जो नेचुरल प्रोसेस है या जो भी इंटरेक्शन यहाँ पे, जो इकोसिस्टम यहाँ पर खुद कर रहे हैं अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो आपका इकोसिस्टम फंक्शन। लेकिन जब यही फंक्शन करा जाए आपके ह्यूमन को, जिससे बेनिफिट हो सके उनके इन फंक्शन से, उसे हम कहेंगे आपका इकोसिस्टम की सर्विसेज। मान लो प्लांट्स हैं, उन्होंने खाना बनाया अपने लिए, उससे हमें बेनिफिट हो रहा है। जो आपका प्लांट्स है, ये एयर को क्लीन करते हैं, O2 को प्रोड्यूस करता है, उससे हमें फायदा हो रहा है।
ये प्लांट से हमें जो है वुड मिलता है, रिवर से हमको वाटर मिल रहा है, हमको इन प्लांट से मेडिसिन मिलती है, सब क्या है, कुछ सर्विसेज है जो वो कर रहे हैं, अपना नॉर्मल काम करा तो फंक्शन हुआ, लेकिन उनके उस काम से हम लोगों को बेनिफिट हुआ तो वो सर्विसेज है। बहुत सिंपल भाषा में आगे देखो। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया था बिकॉज आपके बुक में ये था, तो मैंने सोचा कि मैम हो सकती है आपको आप लोगों की क्लास में इसको पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए, फैक्चुअल बात है सिर्फ, कि जो एक ट्री होता है, जो एक मैच्योर अच्छा सा ट्री है, वो एक दिन में एक ट्री 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक मैच्योर ट्री अच्छा खासा बड़ा सा पेड़ है, वो अब डिपेंड करता है कि वो कॉनिफेरस ट्री है, डेसिडियस है, या आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो किस प्रकार का ट्री है, उस बात पे अलग निर्भर करेगा वो। लेकिन जो बेसिक सी बात है वो ये है कि एक जो नॉर्मल मैच्योर ट्री है वो एक दिन में 275 लीटर की ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को एक दिन में 350 लीटर ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है। समझ रहे हो कि जितना एक ट्री प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा, उससे ज्यादा जो एक ह्यूमन बीइंग है उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब जरा इस केस को अप्लाई करके देखो, ये है, यानी कि ह्यूमन बीइंग को जो ऑक्सीजन चाहिए वो ज्यादा चाहिए, और ट्री प्रोड्यूस जो ट्री प्रोड्यूस कर रहा है वो इतनी कर रहा है। ये डिफरेंस है, मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, ये ट्री है। और सोचो ये ह्यूमन बीइंग की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और ट्री की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है। ऐसे केस में सोच रहे हो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचेगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं प्लीज ट्रीज को बचाओ, एफॉरेस्टेशन करो, ट्रीजों को लगाओ, डिफॉरेस्टेशन मत करो, उनको मत काटो। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट देखो, बात करते हैं बच्चा आपका हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आपके बुक में ये पॉइंट नहीं है, बस मुझे लगा कि आप लोगों को चीज आनी चाहिए, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर देखो मैंने 5 पॉइंट लिखे, आप लोग कोई भी 3 पॉइंट पे याद कर लेना जो आपको सही लगे। फिर बच्चे बोलते हैं मैम लॉन्ग आंसर हो गया। बच्चा वो लॉन्ग आंसर इसलिए आप लोगों को लग रहा है बिकॉज वो आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आप एक बार सारे बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखो, क्या पता आप लोगों को ये पॉइंट हार्ड लगे वाटर वाला, आप लोग उसको याद ना करो, किसी और बच्चे को ये वाला पॉइंट इजी लगे वो उसको याद कर ले। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा के चलती हूँ ताकि यहाँ पर सब बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है जी। ये बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो आप लोगों को ये चीज पता है कि हमारे इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो आपकी माइंस है, लाइक बेसिकली आपके मिनरल्स हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे कुछ भी है, ये जो सब रिसोर्सेज है वो हर जगह इक्वल नहीं है, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आपको जो मिलेगा वही सेम चीज आपको मुंबई मिल जाएगी, वही सेम चीज आपको जो है महाराष्ट्र मिल जाएंगी, वही सेम चीज जो आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर एक जगह पे जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, आपको हर एक जगह पे अलग अलग जो है रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है रिसोर्सेज का, ये किन बातों पर निर्भर करता है, कौन से फैक्टर्स है ऐसे जिस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स होगा, उसकी हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। समझ में आया जी। तो पहली बात मान लो मैं कहती हूँ क्लाइमेट, क्लाइमेट पे उस जगह का क्लाइमेट कैसा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाँ वहां पे क्या चीज ग्रो होने वाली है। फॉर सपोज वहां का जो क्लाइमेट है बहुत ड्राई रहता है, तो क्या वहां पे वहां पे बारिश नहीं होती है बिल्कुल, तो क्या वहां पे अच्छे पेड़ ग्रो होंगे? नहीं होंगे। लेकिन कोई जगह ऐसी है जहां पे रेनफॉल बहुत अच्छी हो रही है, जहां क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जहां अच्छी खासी बारिश भी हो रही है, जहां हॉट एरिया भी है, वो सब ठीक है बिल्कुल, वहां पे जो है फॉरेस्ट ग्रो होगा बहुत अच्छा खासा। अब समझे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट वहां पे जो रेनफॉल कैसा हो रहा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाँ वहां पे कौन सी रिसोर्स जो है वो पाया जाएगा। ये बात समझे? ठीक है जी। पहली बात मैंने आप लोगों को ये बताई। मैंने कहा कि जो इक्वेटर के पास के रीजन्स होते हैं, बिकॉज वहां पे बारिश भी अच्छी खासी, वहां एरिया भी अच्छा खासा है, वहां हॉटनेस मतलब गर्मी वहां पर है, वहां पे डेंस बहुत घने घने जंगल होते हैं, लेकिन जो आपके डेजर्ट्स वगैरह है वहां पे बहुत मुश्किल से जरा बहुत जो प्लांट्स वगैरह है वो वेजिटेशन जो है वो होती है। फिर मैंने बोला रिलीफ फीचर्स। अब मैंने बोला रिलीफ का मतलब क्या कि वहां का जो टोपोग्राफी है, वहां का जो टेरेन है, वहां का जो बेसिक से भाषा में लैंड है वो कैसा है, वहां माउंटेन्स है, वहां रिवर्स है, वहां प्लेट्यू है, या वहां प्लेन्स है, वो कैसा एरिया है इस बात पे डिपेंड। अब फॉर सपोज अगर वो प्लेन्स एरिया है, ठीक है जी, अगर वो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, तो प्लेन्स में आप लोगों को पता है प्लेन्स में आपकी होती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहां से आती है आप लोगों को पता है, ये यहाँ से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नदियां जो है आती हैं, ये दिल्ली, यहाँ पे जो पूरा पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी वाला पार्ट है, ये आपका सारा आता है नदर्न प्लेन्स के अंडर। यहाँ जो है आके अपने इस सबको डिपोजिट करती है, एंड ये आपका है नदर्न प्लेन्स वाला एरिया। आप लोगों को पता है ये चीजें, ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, 7th क्लास में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है, इवन ब्रिज कोर्स में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कहाँ पर क्या चीजें हैं, तो पता है आप लोगों को।
ये नदन प्लेन्स है। अब ये जो रिवर्स आती है ऊपर से अपने साथ सैंड सील्ड के लिए लेकर आती है, तो यहाँ पे वो जिस सॉइल को डिपोजिट करती है उस सॉइल का नाम यहाँ पे होता है बच्चा आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो आप लोगों को पता है बहुत फर्टाइल होती है। अब अगर फर्टाइल सॉइल है, और तो आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में आज भी 54% बेसिकली लोग हैं, 54% लोग हैं जो आज भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। कितने लोग अगर एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा होती है। तो यानी कि प्लेन एरियाज में डिपेंड करेगा कि वहां पे कौन सा रिसोर्स है, तो प्लेन एरियाज में कौन सा रिसोर्स होगा, आपको सॉइल मिलेगी यहाँ पे। माउंटेन्स में आप लोगों को सॉइल नाम मिलेगी, आपको यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे। प्लेट्यूज में आपको क्या मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे। प्लेट्यू कौन सा पार्ट है आपका, जो ये वाला प्लाट होता है, जो नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ये जो आपका ऐसे साउदर्न वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, मान लो आपका माउंटेन है, माउंटेन कैसे होगा, ऐसे एलिवेट हुआ फिर ऐसे हो गया, हिल होते हैं आपके। लेकिन प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिवेट हुआ और फिर फ्लैट हो गया लैंड। अब यहाँ पे जो आप लोगों को मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, आयरन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बहुत पाई जाती है, मेटल्स वगैरह। ये क्या है आप लोगों के मिनरल्स। तो मैंने बताया कहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ पे वहां पे जो है क्लाइमेट कैसा है, वहां का टेरेन, वहां का लैंड कैसा है, ये भी डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे सॉइल कैसी है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ वैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है। याद करने की कुछ पॉइंट, मैंने बोला कि 5 में से कोई भी 3 पॉइंट आप लोग याद कर लेना, अगर आपको लगे कि आप एग्जाम में चीज पूछ सकते हैं। फिर सॉइल की बात करूं, अगर मिट्टी कैसी है भैया, अगर मिट्टी फर्टाइल है तो वहां पे अलग रिसोर्स होगा। अगर वहां की मिट्टी बहुत डेजर्टी एरिया है, सैंडी एरिया है, वहां पे अलग प्लांट ग्रो होंगे। बहुत सिंपल सी भाषा है, तो एल्यूवियल सॉइल है, वहां पे चावल होगा, वहां पे गेहूं होगा, बहुत पॉपुलेशन होगी। ब्लैक सॉइल आप लोग को पता है कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, वहां पे वो होगा। तो सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, वाटर के रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा, वहां पे जो है एग्रीकल्चर कैसा होगा, वहां पे सेटलमेंट यानी कि लोग बाग कितने रहेंगे, कैसे यहाँ पे कितने लोग रहेंगे, ह्यूमन की सेटलमेंट कितनी होगी। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है इन सब चीजों को, जो हम लोगों ने लाइक फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन पढ़ा है। जो इंडस नदी के पास जो है सबसे पहले लोग रहे थे, उसके बाद गंगा नदी के पास रहे थे, वो कब रहे थे, वहां पे नदी है, नदी है तो वहां पे सबसे पहले जो लोग बाग रहे हैं, क्योंकि उनको ये कि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे काम आसान होगा, तो वहां पे जो ह्यूमन की सेटलमेंट है वो ज्यादा हुई है। तो यानी कि वहां पे अगर रिवर्स है, लेक्स है, तो जो अच्छे खासे वहां पे लोग बाग रहेंगे। अब ह्यूमन के फैक्टर्स है वहां पर कुछ, अगर आपको दिख रहा है कि आपके इस वाले एरिया में प्रॉपरली यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो लोग बाग यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो आप लोग देखो, मैं कहूंगी कि आप लोग एक बार क्लाइमेट का वाला पॉइंट, एक आप लोग रिलीफ वाला पॉइंट, और एक ये वाटर वाला पॉइंट, आप ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद कर लेना। ये अच्छे पॉइंट्स है, क्लाइमेट, रिलीफ और आपका वाटर। और फिर भी करना हो तो एक बार सॉइल भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगी। ठीक है जी, चलो अब देखो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पे पॉइंट लिखा हुआ था, जैसा कि मैं पर्पल से नहीं करा मैंने इसको। चलो, कहते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस है कि किस तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस में रख सकते हैं। अब वैसी बात है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके अपने रूफ टॉप बनवा के, ताकि पानी जो है वो ग्राउंड वाटर यानी कि अपने जो टैंक वगैरह में कलेक्ट हो जाए, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। और सेक्रेट ग्रोव्स यानी कि ऐसे ग्रोव्स वगैरह बनाना, ऐसे कुछ प्लांट्स वगैरह जिनको हम पूजे, तो वो जो है एक होना चाहिए, ताकि हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें, उसको बचाए, बल्कि खत्म खराब या खत्म ना करें। अब देखो ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं कहूंगी, मतलब ये जब हम लोगों ने इससे क्वेश्चन डिस्कस करे थे आप लोगों के चैप्टर नंबर जब हमने इस 8 के जब हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, वहां पे हम लोगों ने एक वाला पॉइंट पढ़ा था कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज आप लोगों के हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और जिंदगी के जो अलग अलग पहलू हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो वहां मैंने इस पॉइंट को समझा भी रखा है, और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। इसी को जो है मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया था, मुझे लगा कि यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बार बार क्या ही बताऊंगी, बच्चों को टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे बच्चे इस बार इस वाले पॉइंट को समझ सकते हैं कि हाँ वो किस तरीके से, कि किस जगह पर मान लो रिसोर्स जो भी है, उससे यहाँ पर जिंदगी कैसे मैटर करेगी, कैसे कनेक्ट होगा। जिसमें हमने बताया कि भाई जहां पर भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, लोग जो है वहां पर ज्यादा होंगी, तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वहां पर ज्यादा होंगी, नदियों के आसपास। फिर मैंने बोला ट्रेड पैटर्न्स, कि वो कंट्री जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उन कंट्री से जो है काफी जो है ट्रेड करा जाता है। ऑयल रिच कंट्रीज है यहाँ पे जाके, जो भी आपकी फर्टाइल लैंड जहां पर जो खाने को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम लोगों के साथ जो ट्रेड काफी करा जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन है, मैंने बोला अगर हम रिसोर्सेज की शेयर करेंगे, उसका रिवर्स है, ऑयल फील्ड्स वगैरह है, तो इससे क्या होगा, कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट वगैरह बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं पे कोई रिसोर्स है, कहीं पे कुछ नहीं है, या 2 स्टेट्स के बीच का कोई रिसोर्स है। हमने देखा था जो गोदावरी कृष्णा, जो आपकी रिवर्स वाला था, कृष्णा गोदावरी वाला, वहां पे हमने देखा था कि वो जो कन्फ्लिक्ट भी कई बार जो है क्लैश जो है 2 स्टेट्स के बीच में या फिर 2 कंट्रीज के बीच में वो हो जाता है। तो हमने ये वाली चीज भी देखी थी। अब देखो क्या पता आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉइंट बिकॉज इंपॉर्टेंट है,
कि हमें क्यों रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे, अगर हम रिसोर्सेज का हद से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या दिक्कतें उससे हो सकती हैं, वो जो आपको पॉइंट यहाँ पर मेंशन करे हुए। तो आप लोग इस वाले पॉइंट को भी, यहाँ जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन आंसर्स के नोट डिस्कस करे थे वहां हम लोगों ने करा था। आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए, मैंने बताया आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां आप लोगों को ये वाला पीडीएफ देखो मेरा मेंशन करा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वाली वीडियो है 26 जुलाई की, एंड इसके बाद जो यहाँ पर इसके नोट्स मेंशन है। फिर ये क्लास 7th का है वो तो खैर, और आज जो है आप लोगों को इसके भी नोट्स जो है आज ही अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे, तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आप लोग यहाँ से इस वाले पॉइंट को भी कवर अप कर सकते हो कि हाँ, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें उससे ऑब्वियसली बात है रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, बिकॉज हमने देखा था CO2 को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्लाइमेट में जो है चेंज आ रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, आई थिंक मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, हाँ ये रहा, इसमें है बायोडाइवर्सिटी का। देखो सिंपल सा अर्थ क्या होता है, बायो का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में चैप्टर के अभी, कि जो भी चीज हमको बच्चा नेचर से मिल रही है वो क्या है आपका बायो। तो जो भी चीज हमको नेचर से मिल रही है वो बायो है। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नता है। जो भी चीज हमको यहाँ पर नेचर से मिल रही है, चाहे प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, उसमें बहुत विभिन्नता है, बहुत अलग अलग प्रकार की है, दैट इज सिंपली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला कि जो भी यहाँ पे लिविंग बींग्स है, प्लांट्स एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो यानी कि छोटे, ऑर्गेनिज्म यानी कि जो आपके प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं या कीड़े मकोड़े एक्सेट्रा कुछ भी यहाँ पर हो गए, वो सबकी बहुत वेराइटी होना, बहुत विभिन्नता होना उस चीज में, दैट इज सिंपली कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो आपको अलग अलग प्रकार के देखो ट्रीज देखने को मिलते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, आपको रोज दिखेगा, आपको सनफ्लावर दिखेगा, आपको हिबिस्कस दिखेगा, आपको इस रोज में भी, ये रोज एक स्पीशीज हुआ, इसमें भी आपको ब्लैक रोज दिखेगा, इसमें भी आपको रेड रोज दिखेगा, इसमें भी आपको पिंक रोज दिखेगा। ये सब क्या है आपकी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, हमने ये देखा था। आप लोग इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर याद कर लेना। फिर देखो और यहाँ पे क्या था, अब बात की देखो आप लोग क्वेश्चन आंसर है, ये तो आप लोग करते ही हो कि हाँ किस तरीके से एक रिसोर्स जो है नॉन रिन्यूएबल बन सकता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स कम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया है, और थोड़ा सा और दो यार, मतलब और ज्यादा वीडियो को आप शेयर करो बच्चों, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके, जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे थोड़ा सा वहां पे बुरा लगता है कि यार इतना मेहनत करने के बाद अगर बच्चे नहीं करें तो बताओ फिर अच्छा नहीं लगता है। मतलब इतना मेहनत अगर मैं कर रही हूँ, देखो आज इंडिपेंडेंस डे है, बिकॉज बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं हुई, आप लोगों को देखो दिख रहा है, और अभी तो फेयर के 12 बज रहे हैं, और मुझे ये कि मुझे बहुत काम है लेकिन वीडियो शूट करनी है, बिकॉज बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई, 4 दिन हो गए हैं काम में लगे लगे। इस वजह से बहुत जरूरी था कि आज आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर आना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया था मेरे लिए। नाश्ता नहीं कराया लेकिन अब जाके करूंगी फटाफट से, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्स कर्स, ये इस पॉइंट में कहां से आई, देखो कहां से आ रहे हैं हम इस पॉइंट पे। आप लोगों ने ये पढ़ लिया, रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया, ये सब चीजें हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया, उसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है, अलग अलग एस्पेक्ट्स वाला जो नोट्स वाला पॉइंट है वो भी हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका है नेचुरल रिसोर्स कर्स, ये क्या होता है, इसको जरा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी कि जरूरी नहीं है अगर किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कि मिनरल्स बहुत ज्यादा है, रिवर्स बहुत ज्यादा है, अच्छे खासे एयर है, अच्छा खासा वाटर है, तब भी वो जो कंट्री होगी वो रिच कंट्री होगी, ये जरूरी नहीं है। इसे हम बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी एक पाप लगा हुआ है, एक कर्स लगा हुआ है, एक श्राप लगा हुआ है, पाप नहीं श्राप को देखकर उसको, हाँ कहते एक श्राप लगा हुआ है कि हम जो है वो अच्छे नहीं, हम जो है रिच कंट्री नहीं है। इसे हम बोलते हैं बच्चा आपका नेचुरल रिसोर्स कर्स। कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीज जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी, चाहे ऑयल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, वो कंट्री जो है रिच या वो डेवलप नहीं हो पाती है। इवन जो उनकी ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, स्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, अच्छी खासी इनकम जो है वो नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ये कोई बुक का पार्ट नहीं, एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ऐसा बेसिकली तब होता है जब एक जो कंट्री है वो किसी एक रिसोर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाए, उसी रिसोर्स पे डिपेंड हो गई कि जो होगा उससे होगा। अब मान लो कोई कैलामिटी आएगा, वो रिसोर्स खराब हो गया, तो अब क्या, बाकी कहाँ गए, अब बाकी तो आप लोगों ने काम ही नहीं करा उसमें, वहां प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने कहा कि ऐसा जो है कई बार हो जाता
है। अब आप लोग समझ चुके हो कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया था। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्लियर हो गया था कि बायो यानी कि नेचर में प्लांट्स एनिमल्स, इनमें जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब अगर बात करो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, इसका लॉस भी हो जाता है। कई बार जो एनिमल्स आपको पता है वो एक्सटेंट हो जाते हैं, प्लांट्स खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्लांट्स एक्सटेंट हो जाते हैं, उनको खा लिया जाता है। तो वो चीजें क्या है कि जब डिक्रीज हो जाए, डिसअपियरेंस हो जाए, जब वो गायब ही हो जाए, अलग अलग स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, अर्थ पे से, ये जो है सब बोलते हैं आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है एनिमल्स जो है एक्सटेंट हो जाते हैं, वो जो एनिमल्स है वो विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या हुआ, आपका बच्चा, आपका जो है वो लॉस हुआ बायोडाइवर्सिटी का। हम मैंने क्या बोला, ये तब होता है जब जो नेचुरल हैबिटेट्स है, फॉर सपोज मान लो वो एनिमल जो है कहीं पे रह रहा था, न्यू न्यू एनिमल था, जो भी यहाँ पर है वो यहाँ पे रह रहा है। अब आप, यह बहुत पुराना भी है, फॉर सपोज कुछ भी है, देखो कोई भी जो बायोडाइवर्सिटी है, तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो उसका लॉस कब होगा, एनिमल्स की पॉपुलेशन जो है वो कब खत्म होगी, या तो आपने हंटिंग पोचिंग करी है, हंटिंग कर आपने उनको मारा है, या आपने पोचिंग करी है। पोचिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, उनका बेसिकली मैं कहूँ उनके किसी उनकी स्किन है, उनके टिथ है, उसका यूज करना, उसको निकाल के उसका यूज करना मार के, तो दैट इज कॉल्ड पोचिंग, आपने वो करा है। या जहां पर वो लोग रह रहे थे, उनका हैबिटेट, आपने उसको खत्म कर दिया। आपने मान लो फॉरेस्ट में रह रहे थे, आपने फॉरेस्ट को काट दिया, अब वो लोग कहाँ रहेंगे, वहां से वो लोग भाग जाएंगे, गायब हो गए, और धीरे धीरे करके वो उनको वहां कहीं मर जाएंगे, कोई हंटिंग करेगा, फिर पोचिंग करेगा, वो जो है उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। या आपने उन स्पीशीज का ट्रेड करा है, आपने उनका ट्रेड करा, आपने यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो आप स्पीशीज कोई, वहां पे वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो कहीं और रहेंगे, फिर आपके यहाँ चले गए, और क्या पता जहां आपने भेजा वहां हंटिंग पोचिंग हो गई। ये कुछ चीजें यहाँ पर होती है कि इस तरीके से, किस तरीके से कोई भी बायोडाइवर्सिटी उसका लॉस यहाँ पर हो सकता है। अब देखो मैंने बोला, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है, अगर उनकी जो कैपेसिटी है दोबारा से वापस आने की, रीजनरेट होने की, अगर हम हमने चैप्टर में पढ़ा था, हमने डिटेल में समझाया इस चीज को कि जितनी देर में, जैसे हमने एग्जांपल लिया ट्री का, अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे इसी रेट से, तो हमको पता है कि वो जो जितना जल्दी वो लोग रिकवर भी नहीं हो पाएंगे, ना हम उनको रिस्टोर कर पाएंगे, ना वो खुद रिकवर हो पाएंगे, यानी कि ना वो रीजनरेट हो पाएंगे, ना वो रिस्टोर हो पाएंगे, और वो खत्म होते रहेंगे। एक अच्छा खासा रिसोर्स होकर भी वो खत्म हो जाएंगे, तब क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं। इसलिए हमने बोला कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को, जो उनके रीजनरेट होने की कैपेसिटी है, या हमारे उनको रिस्टोर करने की कैपेसिटी है, अगर हम उसके बियॉन्ड उनको यूज करते हैं, वो जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो पेड़ों को खत्म होना हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो जो रिसोर्स जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने अपनी बुक में सीमेंट की केस स्टडी पढ़ी थी, आप लोगों ने अपनी बुक में ग्राउंड वाटर की केस स्टडी पढ़ी थी, किस तरीके से जो ग्राउंड वाटर है, 85% जो ग्राउंड वाटर का यूज है वो एग्रीकल्चर में होता है। और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कहाँ होता है पता है आप लोगों को, पंजाब में और हरियाणा, बिहार, यूपी, इन जगहों पर होता है, समझे। तो इसलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। आप लोगों को पता है सॉइल क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के, जहां पर जो प्लांट्स वो ग्रो होते हैं, सिंपल सी भाषा में आपको पता है, ये ऑर्गेनिक मैटर से, एयर से, वाटर से वगैरह इन सब चीजों से बने। यहां तक भी याद कर लोगे उतना भी इनफ होगा, क्योंकि आगे आप लोगों का पॉइंट था सॉइल डिग्रेड होने का, इसलिए मैंने आप लोगों को सॉइल के बारे में एक लाइन जो लिख के बता दी। अब देखो बात करो सॉइल का डिग्रेड होना, यानी कि सॉइल का खराब हो जाना, इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल की क्वालिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो यहाँ पर खराब हो गई, तो आपने सॉइल को खराब कर दिया, सॉइल जो है वो डिग्रेड हो गई, उसकी क्वालिटी जो है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई। आप समझे, फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊता जो है वो रिड्यूस हो गई। अब वो कब हुई होगी, आपने बहुत ज्यादा इरिगेशन कर दिया होगा, आपने बहुत पानी डाल दिया। पता है ऐसा होता है कि एलुवियल सॉइल जो है कई बार बहुत बेकार सॉइल बन जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन, ये चीज होती है, तो वो नहीं करना है हमने। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तब भी ऐसा हो जाएगा, तो वो भी हमको नहीं करना है। अगर हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे, बहुत ज्यादा चरवा रहे, ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, मान लो जो आपके हर्ड वगैरह होते हैं, नोमैड्स वगैरह होते हैं, मान लो मैं चरवा हूं, मेरे पास पूरा का पूरा कैटल का ग्रुप है, हर्ड है पूरा, मैं उसको इस ग्रासलैंड पे चारा खिलाने के लिए लेके जा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग। अब अगर मैं उस लैंड पे बहुत ज्यादा गायों को ले जाऊं, बहुत ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को ले जाऊं, मतलब हर्ड को वगैरह को, तो क्या होगा, उस लैंड पे प्रेशर पड़ेगा और ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं किसी भी चीज का ओवर होना, किसी भी चीज का एक्सेस होना वो सही नहीं होता। पता है आप लोगों को ये चीज, वही मैंने बोला कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। अब वो कब होती है, केमिकल फर्टिलाइजर से, एक्सेसिव इरिगेशन से, एक्सेसिव ग्रेजिंग से, ठीक है, इन सब चीजों से जो है क्या होता है आपका सॉइल की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है।
अब देखो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम जो है मैनेज कर सकते हैं उसको। फिर इरोजन से बचाओ, ट्रीज को प्लांट्स को लगाओ, काटो मत उनको। क्रॉप रोटेशन, रोटेशन की जो टेक्निक होती है जहां पे आप क्रॉप को लगाते हो, फसल पहले पहले कोई और क्रॉप लगाई, फिर दूसरी क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, फिर ये वाली क्रॉप, अल्टरनेट क्रॉपिंग करते हो। उससे क्या होता है, अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो है ग्रो हो रही है, सबका जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उससे जो है सॉइल को अलग चीजें मिलती हैं और उससे हेल्प होता है सॉइल को प्रोटेक्ट करने में। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने चैप्टर में इसको डिस्कस भी करा था कि जहां पर हमने सॉइल के बीच में जो है ग्रास को ग्रो, सॉइल ग्रास को मतलब बेसिकली उसको कवर करने के लिए हमने जो उसमें कुछ रख दिया है। जो एग्जाम्पल दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया भी था इस चीज को, पिक्चर नहीं लगाई थी क्या, शिट यार पिक्चर रहेगी। हमने यहाँ पे बोला था कि जब हम सॉइल को कवर कर दे मल्चेस से, चाहे बार के, चाहे वुड की चिप्स है, चाहे लीव्स वगैरह है, हमने सॉइल यहाँ पर है, प्लांट्स लगाए, अब उसको हमने कवर अप कर दिया किसी चीज से। दिखाऊंगी एक बार आप लोगों को, रुको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, देखो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि मल्चिंग क्या होता है। देखो, ये देखो आपको दिखा, हमने जो इस तरीके से सॉइल को यहाँ पे कवर अप कर दिया, चाहे ग्रासेस से करा, चाहे हमने किसी उससे करा, हमने बार्क से करा, हमने किसी भी चीज से करा, हमने सॉइल को जो यहाँ पे कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड बच्चा आपका मल्चिंग। समझ में आ गया जी, ये वाली बात बहुत सिंपल सी। इसी को देखो हम लोगों को पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, फिर हम इन टेक्निक्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और हम केमिकल्स का यूज ना करें, हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यहाँ पर यूज करें, जो खाद होता है उसका हम इस्तेमाल करें। इससे हम जो है सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या पता आपको एग्जाम में पूछ ले कि किस तरीके से हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में आ सकता है कि वर्ड भी है, इसके ऊपर नोट जो है लिखने को आ सकता है। ठीक है, अगर मैं टीचर होती तो मैं जरूर देती, ठीक है, क्योंकि पढ़ा रहे हो, अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो उसके बारे में पूछना आप लोगों से बनता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं हरित क्रांति, 1965 के आसपास जो है वो शुरू हुई थी, और एम एस स्वामीनाथन ने जो इसको शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे वो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, अब बढ़ रही है। उस टाइम पे हमको सबको फीड कराने के लिए खाने का सामान चाहिए, हमको क्रॉप्स चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको लाया गया था, जिसमें हम नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ न्यू फार्मिंग मेथड, यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं, मशीन्स का, टूल्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, हम इनका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे खेती करने के लिए। और जिसमें हम HYV सीड्स का, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ज्यादा, हाई का मतलब ज्यादा, यील्ड का मतलब होता है जो हमको प्रोड्यूस मिल रहा है, हमने क्रॉप को ग्रो करा, अब हमको जो उससे प्रोड्यूस मिला, जो हमको हार्वेस्ट होने के बाद जो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड यील्ड। जब वो ज्यादा मिले, ऐसे सीड्स को ग्रो करना जिससे हमको हाई यील्ड मिल सके, हाई प्रोड्यूस मिले, उन सीड्स का हमने इस्तेमाल करा, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का, मशीन्स का इस्तेमाल करा, और हमने इरिगेशन बहुत ज्यादा करेंगे इसमें। इसे हम बोलते हैं आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये करा किस लिए गया था, बेसिकली दो क्रॉप थी इसमें, व्हीट और राइस, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए करा गया था, और हुआ भी था इंक्रीज, बहुत इंक्रीज हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम इससे ये हुई थी बिकॉज हमने एक्सेसिव इरिगेशन किया था, हमने केमिकल्स का यहाँ पे यूज किया था, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी वो रिड्यूस हो गई थी, सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ना के बराबर बहुत खत्म हो गई थी। आज भी जो है पंजाब हरियाणा में, क्योंकि सबसे ज्यादा हुआ था ये, वहां की सॉइल की फर्टिलिटी आज भी बहुत खराब है। अब उनको सॉइल की फर्टिलिटी खराब है लेकिन प्रोड्यूस सॉइल में ही करना है, तो और केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे यूज करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तभी आप देखते हो कई बार चीजें जो है आजकल मिलावट वाली आ रही है, हर चीज में, कोई भी आपका कोई भी चीज खा रहे हो, सब में कुछ ना कुछ निकलता रहता है, बेकार चीजें, अडल्ट्रेशन हो रखा है सब में, केमिकल्स का यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये चीजें होती है। ठीक है जी। अब देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि सीमेंट का, जो आप लोगों ने केस स्टडी पढ़ा था उसमें देखा था हमने कि सीमेंट का जब प्रोडक्शन होता है तो बहुत फाइन डस्ट निकलती है, आप लोगों ने देखा है इंडस्ट्रीज में से, ये लंग्स में जाती है, एनिमल्स को, हम ह्यूमन बींग्स के लंग्स को बहुत खराब करती है, प्लांट से अगर लीफ पे सेटल हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे कुछ चीजें कि हाँ, ये मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में से एक है। हमने बोला ऑल्दो जो आपका CPCB है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं मैम आपकी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो आपका है CPCB, इसने कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी क्रिएट कर रखी है। अब ये पॉइंट मैं लिखना ही चाह रही थी क्योंकि उसमें ऑलरेडी था वो, लेकिन मुझे क्योंकि आपको फुल फॉर्म बतानी थी इसकी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा कि हाँ, इन्होंने जो है कुछ गाइडलाइंस वगैरह क्रिएट कर रखी है ताकि इसका जो पॉल्यूशन हो रहा है या तो उसको कम कर सके, मिनिमाइज करें, या उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें। आपने वर्ड पढ़ा था वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद सिंपली क्या था, एंशिएंट इंडिया, बहुत पुराना जो है चलता आ रही बोटानिकल साइंस है बेसिकली, जहां पे हम ट्रीज का, प्लांट्स का यहाँ पे यूज करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखना उसका, उसको हम सिंपली बोलते हैं वृक्ष आयुर्वेद। आपसे पूछ सकते हैं MCQ में, वन वर्ड में, कौन सी वो स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी है, जहां पे केमिकल्स का यूज जो है नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आपका सिक्किम। बनी कब है ये पूछ सकते हैं, वो आपकी कब बनी है, 2016 में बनी है।
फिर ये आप लोगों के बहुत सिंपल सी भाषा में आपको लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से और बहुत केयरफुल, बहुत जुडिशियस तरीके से करना चाहिए। बिकॉज हमने क्या बोला कि देखो, जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बार बार याद रखना इस तरीके से, इनका तो हमें इस्तेमाल इस तरीके से करना चाहिए। आपको पता है कि जो कोल के रिजर्व हमने देखा चैप्टर में कि मात्र 50 साल तक के लिए मुश्किल से कोल के रिजर्व बचे हैं, उसके बाद हमारे पास कोल रिजर्व नहीं है। तो आप कोल का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि इन 50 सालों में एटलीस्ट हम एक बहुत अच्छा, एक अफोर्डेबल, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ सके उसका। तो हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि इतने टाइम तक तो वो कम से कम रहे कि उस टाइम के अंदर अंदर जो उनके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल, हम उसको ढूंढ सके। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि वो सस्टेनेबल तरीके से करो, कि वो जो है बचे रहे, आप भी यूज कर रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचे रहे। आप उनका यूसेज, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे कुछ भी हो, उनका यूसेज या उनका एक्सट्रैक्शन इस तरीके से मत करो कि इतना जल्दी वो रिन्यू भी ना हो पाए और आप उसका यूज कर लो। समझ में आ गया जी। फिर आप लोगों ने लास्ट पॉइंट ये देखा था, इंटरनेशनल अलायंस जो आपका सोलर एनर्जी का था, आईईएसई का, इसने 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर जो स्टार्ट करा था ये अलायंस, जहां पे ऐसे कंट्रीज को उन लोगों ने साथ में मिलाया था जहां पे सनशाइन जो है बहुत ज्यादा होती है। जो इन कंट्रीज को सनशाइन जो है, जो लाइट यहाँ पर है, सनलाइट, वो पूरे साल जो ऑलमोस्ट मिलती रहती है। इनका बेसिकली यहाँ पे क्या काम था, प्रमोट करना था इनको सोलर पावर को। पूछ सकते हैं क्या हुआ था इसमें, कौन सी उसने, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने करा, क्या करा, और इंडिया के कौन से पार्क में ये हुआ, इंडिया का भादला का सोलर पार्क। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है ये, आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इंडिया का जो ये भादला सोलर पार्क है वो कौन से स्टेट में। आई थिंक समझ भी गए होंगे आप लोग, मैंने आई थिंक चैप्टर में बताया हुआ आप लोगों को कौन से जो स्टेट में इंडिया का भादला सोलर पार्क है, आप लोगों को बताना है। इसमें क्या था, हमने डेवलपिंग नेशंस का यहाँ पे हम लोगों ने इसमें सपोर्ट करा, जिनके पास फंड है, टेक्नोलॉजी है, अफोर्डेबल लोन वगैरह उनको दिया इन सब चीजों के लिए। कह रहे हैं अब देखो सोलर पार्क है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल जो तरीका है, नॉर्मल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से, इससे हम जा रहे हैं नॉन रिन्यूएबल से, हम शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल की तरफ। बिकॉज सोलर एनर्जी जो यहाँ पे क्या करेगी, ये सब क्या आपके सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, क्या है ये, सोलर पैनल्स हैं ये। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग सनलाइट मिल रही है, इससे हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है। हम ये वाली चीज जो यहाँ पर कर रहे हैं, इकोनॉमिक को ग्रोथ कर रहे हैं, एनवायरमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और हमारे लिए बहुत अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। बिकॉज ऑफ आर क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ आर टोपोग्राफी, बिकॉज ऑफ आर लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो हमको इतनी अच्छी लोकेशन मिली है, इतना अच्छा क्लाइमेट है हमारा का कि हम जो है इन चीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर हम लोग भी ऊपर रह रहे होते, ऊपर से मतलब रशिया में रह रहे होते या ऊपर हमारे इस कंट्री जो ऊपर होती, क्या हमको इतनी अच्छी सनलाइट मिलती? नहीं मिलती। क्या हम ये कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर हुआ बच्चा लोग, खत्म हुआ। आप लोग इसका टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट ओनली दैन। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियोस को एंड तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी, और साथ साथ यही बताना कि भादला सोलर पार्क जो है कहाँ पे। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा मैंने क्वेश्चन पूछा है, और अगर आप लोगों ने, आप लोग को बताना है, देखी होगी, आप लोग को पता है क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग बताओगे भी जरूर। ठीक है जी, अगर पता होगा तो अब सर्च करके बताओ, चाहे कैसे बताओ, लेकिन आप लोग बताओगे जरूर। तो वीडियो पूरी देखी होगी, वही बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए। एंड हाँ, बिकॉज इट्स 15 ऑफ अगस्त, सो या इट्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। मुझे आई थिंक ये बात मुझे स्टार्टिंग में कहनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज अभी थोड़ा सा थोड़ा प्रेशर था कि हाँ नहीं काम करना है, बिकॉज वीडियो करनी है, तो भूल गई मैं। तो या लेकिन हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, टू एवरी वन ऑफ यू बच्चा। इंडिपेंडेंस डे, अपना ध्यान रखो। देश को आजाद हुए 79 ईयर्स हो चुके हैं, एंड यू नो दैट 1947 से इट्स 2025। ठीक है, हमें इतना टाइम हो गया है आजाद हुए हुए, लेकिन आज भी आप लोगों को चीज पता है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि हाँ कई चीजें हैं जो आज भी गलत हो रही हैं, सही नहीं हो रही है सब चीजें, चाहे वो स्कैम हो, चाहे वो रेप केसेस हो, चाहे डॉग्स का वो पकड़े जाना हो। तो इस बारे में बात मैं सोच रही हूँ, उसके ऊपर एक रील या कुछ शॉर्ट काइंड ऑफ एक अपलोड करने का, इस वाले अपने इंस्टाग्राम वाले चैनल पे, नॉट ऑन यूट्यूब। आई थिंक मैं बहुत मन है इस पे कुछ बनाने का आजादी के ऊपर, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं वो दर्शा नहीं रही है मुझे कि हाँ हम आजाद हो गए हैं। आजाद होने के बाद भी आज रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आजाद होने के बाद भी हमारे डॉग्स को, ठीक है यार, डॉग्स को उसके ऊपर अलग विवाद है प्रॉपर, कि अगर हम डॉग्स को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दिए कि दिल्ली के सारे जो कुत्ते हैं उनको पकड़ के अलग कर दो, दिल्ली से बाहर निकालो उनको,
क्योंकि उनकी वजह से बहुत डेथ हो रही है, कुछ डेथ हुई है यहाँ पर 54 डेथ हुई है, कई लोगों को काट रहे हैं वो। ऐसे तो दिल्ली में रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या सारे लड़कों को पकड़ के जेल में डाल दोगे? डाल दो। तो ये सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। तो ये कुछ अलग चीजें हैं जिन पे विवाद में अभी यहाँ पे बात नहीं करना चाहूंगी, बाद में करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बी एट योर होम, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।